हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। चलिए आज हम अपनी इस क्लास में अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम लोग अपने 12th क्लास का जो आरबीएसई का सिलेबस है, हालांकि आरबीएसई और सीबीएसई में टॉपिकों में ज़्यादा चेंज नहीं है और मैं उसको करा भी इसी तरह से रहा हूँ ताकि मेरे टॉपिकों से आरबीएसई और सीबीएसई का कोई भी स्टूडेंट आराम से पढ़ सकता है मेरी क्लास देखकर। दूसरी बात यह है कि हम लोग अपने सिलेबस को जैसे जैसे आगे पढ़ते जा रहे हैं तो हमारा सिलेबस अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को भी अपने सिलेबस को पढ़ते हुए अपने अध्ययन को गति पकड़ानी चाहिए, अपने अध्ययन को आगे धीरे धीरे गति देनी चाहिए। कैसे? आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। पिछली क्लासें जितनी आप लोगों ने पढ़ ली हैं उनको एक एक करके रिवाइज कीजिए। क्लास देखिए, वीडियो देखिए। अच्छा, रिवीजन करने का एक तरीका है, जैसे आप लोगों ने पिछली जितनी वीडियोज मेरी देख ली हैं उनके हालांकि नोट्स आपने बनाए हैं ना बनाए हैं, रफली लिखा है, वो आपकी पसंद पर निर्भर है। तो आप क्या कीजिए कि पहले उन नोट्सों को पढ़िए और नोट्सों को पढ़ के फिर मेरी क्लास दोबारा देखिए। भले ही क्लास की प्लेबैक स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, क्लास को दोबारा देखिए तो मैं जितना कुछ आप लोगों को पीछे पढ़ा चुका हूँ वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने बात को आगे बढ़ाते हैं, अपने सिलेबस पर आगे चढ़ते हैं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से कहा था कि हमारे इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में हमारी लास्ट हेडिंग बची हुई थी आपकी वैद्युत द्विध्रुव, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपकी लास्ट की हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस ये लास्ट हेडिंग है, लेकिन इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को इसकी परिभाषा पढ़नी है, फिर इसके बाद में इसके सूत्र, मात्रक, विमा यानी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशंस वगैरह वगैरह, ये इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके इस वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी आपको इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत द्विध्रुव की वजह से हम लोग दो स्थितियों पर ज्ञात करेंगे भाइयों। दो स्थितियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है इसके अक्ष पर और दूसरी स्थिति है इसके निरक्ष पर। अक्ष का मतलब है इसके एक्सियल पोजीशन और दूसरी स्थिति है निरक्ष यानी इक्वाटोरियल पोजीशन। हमें दोनों स्थितियों में जब हम लोग विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे उसके बाद एक छोटी सी हेडिंग बचेगी इस चैप्टर में हमारी, आपके वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण, यानी आप लोगों को टॉर्क फाइंड आउट करना होगा। और टॉर्क जैसे ही निकाल लोगे आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब पहला चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा उद्देश्य रहेगा, हमारा काम रहेगा कि हम आप लोगों को इस चैप्टर के बाकी के न्यूमेरिकल्स कराएं। देखिए जो आपके आरबीएसई की बुक में जो न्यूमेरिकल हैं या जो और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, हालांकि मैं न्यूमेरिकल साथ के साथ जोड़कर चला हूँ, मैंने पहले भी कुछ न्यूमेरिकल्स उठाए हैं, मैं आज की क्लास में फिर कुछ न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा। तो ऐसे करते करते हम लोग अपने चैप्टर की पूरी थ्योरी, सारे डेरिवेशन, सारे फॉर्मूले, सारी चीज़ें पढ़ते हुए आपके लास्ट में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, यानी हमारा इस चैप्टर का लास्ट स्टेप होगा न्यूमेरिकल। और जब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और आपके लिए मैं एक लीगल अनाउंसमेंट और कर देता हूँ कि इस चैप्टर के बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी अगले चैप्टर्स की, वो मैं दोनों मीडियमों में आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस चैप्टर तक आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, उसके बाद हम लोग अलग अलग वीडियो अवेलेबल कराएंगे आपके लिए, हिंदी मीडियम की अलग और इंग्लिश मीडियम की अलग, आपके सेकंड चैप्टर से, जिसमें हम लोग गाउसेज लॉ पढ़ेंगे, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं अपना सिलेबस। अब देखिए हमारी हेडिंग है आपका वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ना क्या है? देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में ये कहा जाता है, या ये जो डेफिनेशन है इसके बारे में जो जानकारी अवेलेबल है वो ये है कि जब आपका कोई भी पॉजिटिव चार्ज, जैसे कोई प्लस क्यू चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज यानी अपोजिट नेचर के दो चार्ज, बट उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी समान परिमाण के विजातीय आवेश, समान परिमाण के विजातीय आवेश
जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाए, समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाए, तो आपके जिस युक्ति का निर्माण होता है उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट मीन्स आपके जब समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दें तो बनी हुई युक्ति को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव। इस टॉपिक में आपको जो कुछ भी लिखना है वो सब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, इसलिए देखिए कि इसकी परिभाषा, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है समान परिमाण के विजातीय आवेश, समान परिमाण के विजातीय आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो बनी युक्ति, समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो बनी युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर बच्चों? यानी जब हम लोग समान परिमाण के विजातीय आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख देंगे तो एक सिस्टम बनेगा, एक युक्ति बनेगी, और उस युक्ति को ही हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। देखिए इसमें आप लोगों को अपने दिमाग से कुछ नहीं लिखना है, सारा कुछ अभी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो आप लोग बोर्ड से कॉपी करोगे, लेकिन पहले समझिए आराम से। यानी मैंने क्या लिया, आपका एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, और जब दोनों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया, जब समान परिमाण के, देखिए इसका भी वैल्यू क्यू है और इसका भी वैल्यू क्यू है, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों समान परिमाण के हैं, समान परिमाण के, और एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। इसका मतलब समान परिमाण के विजातीय आवेश हैं, तो समान परिमाण के विजातीय आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होंगे तो बनी हुई युक्ति को क्या कहेंगे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव। और माना ये एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हुए, कितनी दूरी पर? 2a दूरी पर, और इनके बीच की दूरी को 2a लेने का एक कारण है। मैं इस दूरी को r भी ले सकता हूँ। इस दूरी को 2a इसलिए लिया क्योंकि हमें आगे डेरिवेशनों में इसको आधा करना पड़ेगा। अगर मैं r लूंगा तो r/2 लेना पड़ेगा, जिससे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी से दूरी को 2a ले लेता हूँ। बुक्स ने भी वही ले रखी है ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो देखिए, माना कोई दो आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो? 2a दूरी पर रखे हो। आपका एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 2a दूरी पर। तो जो युक्ति बनी है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव रखे हो तो। लेकिन इस वैद्युत द्विध्रुव की कोई भौतिक राशि होगी, कोई गुणधर्म होगा, कोई इसकी सदिश राशि होगी, जिसको हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का एक आघूर्ण, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यदि आपके माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हो तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। और एक बात देखिए, मैं समझता हूं कि मेरी हैंडराइटिंग बोर्ड पे थोड़ी अच्छी है नहीं। एक्चुअली क्या है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन ये हैंडराइटिंग तो ऐसी ही है, तो आप लोग इसको माइंड मत कीजिएगा। आप लोगों को फैक्ट समझ में आ रहा है, आप उसको ढंग से समझिए। हैंडराइटिंग के आधार पे आप थोड़ा परेशान ना हो। तो इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसको डिनोट करते हैं बच्चों P से। किससे व्यक्त करते हैं? P से। तो पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं। इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है आवेश का परिमाण गुणा उनके बीच की दूरी, यानी समान परिमाण के विजातीय आवेशों से निर्मित युक्ति को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और उस वैद्युत द्विध्रुव में मैंने क्या किया, एक माइनस क्यू आवेश लिया और एक प्लस क्यू आवेश लिया, उनको एक दूसरे से 2a दूरी पर रख दिया। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा वो आवेशों का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल होगा। तो मैंने उसको व्यक्त कर दिया P से।
वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, तो उसको मैंने व्यक्त किया P से, तो आवेश का परिमाण है Q और उनके बीच की दूरी है 2a। तो फिर बोलिए P बराबर क्या निकल कर आया, 2a/q। आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या निकल कर आया, P बराबर 2a/q। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब हम लोग निकालते हैं इसका मात्रक। देखिए P बराबर है 2a/q, 2a है दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर और आवेश का मात्रक कूलम। तो आपके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकल कर आया कूलम इंटू मीटर। फिर उसके बाद निकालते हैं इसकी विमा यानी डायमेंशंस। डायमेंशंस निकालेंगे तो बोलिए 2a डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन m0 l1 t0, और आपका ये है चार्ज, चार्ज की डायमेंशन यानी इसकी विमा आपका m0 l0 t1 और a1, दोनों को कैलकुलेट कर दीजिए तो ये आएगा m0 l1 t1 और a1। क्लियर बच्चों। अगली बात, आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो याद रखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, और अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है तो इसकी कोई दिशा भी होगी, इसकी कोई दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा होती है बच्चों -q आवेश से आपके +q आवेश की ओर। क्लियर बच्चों। आपके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है -q आवेश से कहाँ की ओर, +q आवेश की ओर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ऐसा होता है क्या, वास्तव में कहीं पर होता है ऐसा कि सब कहीं कोई वैद्युत द्विध्रुव होता हो, तो उसके बारे में मैं बता दूं। हमारी प्रकृति में बहुत सारे अणु वैद्युत द्विध्रुव के रूप में पाए जाते हैं। जैसे आपका H2O है, जिस यौगिक में धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित हो वो आपका वैद्युत द्विध्रुव है। तो H2O में H+ और OH-। H2O में क्या होता है, H+ और OH-। जैसे NaCl है, NaCl में Na+ होता है और Cl- होता है। एक होता है HCl, HCl में H+ होता है और Cl- होता है। देख लीजिए इन सब में धनायन और ऋणायन दोनों हैं और दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ दूरी पर होते हैं, इसलिए ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के। किसके, वैद्युत द्विध्रुव के। आज की मेरी क्लास जो है वो आपके एकेडमिक बच्चे और कॉम्पिटिटिव बच्चे दोनों के लिए यूजफुल है, इसलिए मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपके समान परिमाण के विजातीय आवेशों से निर्मित युक्ति, समान परिमाण के विजातीय आवेशों से निर्मित युक्ति को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए समान परिमाण है Q और Q, विजातीय है, एक धनायन है और धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, तो बनी हुई युक्ति को वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। और इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आवेशों के परिमाण और उनके बीच की दूरी, आवेशों के परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। आवेश, इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करेंगे P से, तो आवेश का परिमाण है Q, उनके बीच की दूरी है 2a, तो P बराबर 2a/q। अब मैं इसका मात्रक निकालूं तो मीटर इंटू कूलम, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर और आवेश का मात्रक कूलम, यानी कूलम इंटू मीटर, ये इसका मात्रक निकला। विमा निकालेंगे तो कूलम की T1 A1, मीटर की L1 तो L1 T1 और A1। ये एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि, और इसकी दिशा होती है -q आवेश से +q आवेश की ओर। क्लियर बच्चों। और एग्जाम्पल कौन कौन है, H2O, NaCl, HCl, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे H2SO4 है वगैरह वगैरह। H2SO4 हो भी सकता है, नहीं भी, तो H2SO4 हुआ और भी हुए, यानी जिसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों हो तो वो वैद्युत द्विध्रुव है। क्लियर बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए आप लोग इसको नोट तो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे की बातें, और मैंने क्या कहा था कि अब आगे हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग कितनी स्थितियों में ज्ञात करेंगे बच्चों, 2 स्थितियों में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग 2 स्थितियों में ज्ञात करेंगे। पहला आपके वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। तो देखिए
हम लोग हेडिंग डालते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। हम लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितनी स्थितियों पर ज्ञात कर सकते हैं? 2 स्थितियों पर, एक अक्ष पर और एक निरक्ष पर। अब हम लोग पहला पढ़ते हैं अक्ष पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, ऑन एक्सियल पॉइंट, यानी आपके वैद्युत द्विध्रुव के एक्सियल पोजीशन में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब ये अक्षीय और निरक्षीय स्थितियां क्या है वो देख लीजिए पहले आप। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, इसको जोड़ने वाली रेखा ये है, तो इस रेखा के अनुदिश जो बिंदु होगा, यानी ये जो रेखा होगी वो अक्ष होगी, तो ये अक्षीय स्थिति कहलाएगी। और निरक्षीय होती है लंबवत। निरक्षीय कैसी होती है? लंबवत। तो ये लाइन अक्ष है, तो ये लाइन क्या हो गई बच्चों? निरक्ष। क्लियर? तो अब हम लोगों को किस पे ज्ञात करना है? अक्ष पर। तो चलिए करते, कौन सी बड़ी बात है। हम लोगों ने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जिसमें ये -q आवेश और ये +q आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर? 2a दूरी पर। इस वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र है O। इस वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र क्या है? O। और केंद्र से मैंने r दूरी पर बिंदु P ले लिया। केंद्र से r दूरी पर बिंदु P ले लिया, तो केंद्र से r दूरी पर है, तो ये लीजिए, ये दूरी हो गई r। आपका ये वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र है और ये टोटल लंबाई 2a है, तो ये लंबाई क्या हो गई आपका? AA। अच्छा, ये बिंदु P है, इस बिंदु को मैंने A कह दिया और इस बिंदु को मैंने B कह दिया। दोबारा देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसमें -q और +q आवेश है, उनके बीच की दूरी 2a है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने जो कुछ बोला है वही इस टॉपिक की लैंग्वेज है। दोबारा बोलता हूँ, आराम से गौर से सुन लेना। इसकी शुरुआती भाषा के रूप में आपको वही लिखना है। देखिए, हर टॉपिक को एग्जाम में लिखने का एक तरीका होता है, जैसे आंसर मेकिंग कहते हैं। आंसर मेकिंग में आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले हेडिंग डालिए, ठीक है। अगर शुरुआत में फिर 1-2 लाइन लैंग्वेज की लिखिए, फिर डायग्राम बनाइए और उसके बाद पूरा डेरिवेशन। क्लियर? अगर आप इस तरीके के अलावा किसी तरीके से अगर आप डेरिवेशन लिखने की इच्छा रखते हो तो नंबर कटने के चांस रहते हैं। ऐसा नहीं आपने सबसे पहले हेडिंग डाली और फिर डायग्राम बना दिया। आप लोग सोच कर देखिए, आपने हेडिंग डाल के डायग्राम बना दिया, कौन क्या जानता है डायग्राम क्या है? पहले बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मैंने ये कहा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, तो मैं बोल रहा हूं कि अब यही भाषा है, यही लिखनी है आपको। गौर से सुनो, एक 2a लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। होगी 2 लाइनें। अब उसके बाद ही तो डायग्राम बनाओगे, तभी तो सामने वाला समझ पाएगा कि ये बच्चे ने ये करना चाहता और ये इसका डायग्राम है। क्लियर? अब सोचिए, मैंने आप लोगों को अध्यारोपण के सिद्धांत में बताया था कि जब आप लोगों को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो एक से अधिक आवेशों की वजह से, तो सबका विद्युत क्षेत्र निकालकर जोड़ देते हैं। आप बताइए, यहाँ पर 2 आवेश है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र -q आवेश की वजह से भी लगेगा और +q आवेश की वजह से भी लगेगा। अब आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र P पर निकालना है, तो उसके लिए आप लोगों को दोनों आवेशों की वजह से अलग अलग विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, और तभी तो आप उसको जोड़ पाओगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग वही प्रोसीजर अपनाने वाले हैं। वो 2 लाइनें आप लोगों ने लिख ली, उसके बाद में पूरा बोर्ड पर खुद लिख रहा हूं। तो देखिए, आपके बिंदु P पर, बिंदु P पर आपके +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब आप लोग एक एक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आपके +q आवेश के कारण मैंने E1 से डिनोट कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो साथ में Q और
इससे यहाँ की दूरी क्या है, देखिए जरा गौर से, या P से O की दूरी है R, P से O की दूरी R, O से B की दूरी A, तो B से P की दूरी, इस पूरी R में से इस A को घटा दें, इस पूरी R में से इस A को घटा दें, तो ये BP बचेगा। तो BP के लिए हम लोग क्या करेंगे, R में से A को घटा देंगे, तो दूरी क्या होगी, R माइनस A। क्लियर बच्चों। और विद्युत क्षेत्र है तो नीचे तो आर स्क्वायर आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। तो यहां पर लगा दीजिए आर कैप। क्या लगा दीजिए, आर कैप, क्योंकि आपके इससे प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी बची आर माइनस ए, आर माइनस ए। तो आर माइनस ए तो दूरी हो गई और सदिश के लिए आर कैप। लेकिन एक बात बताइए, प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र लगेगा, लेकिन उसकी दिशा किधर होगी, यानी आप लोगों को इसकी दिशा और लिखनी है। ठीक है, दिशा कैसे लिखोगे, देखिए आप लोग जब भी विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करते हो तो आप एक परीक्षण आवेश लाते हो, और परीक्षण आवेश है धनावेश। अब उस परीक्षण धनावेश को पी पर लाओगे, तो बोलिए ये प्लस क्यू आवेश उसको आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और उसको जब ये प्रतिकर्षित करेगा तो ये उसको इधर की ओर भगाएगा। यहाँ पर अब धनावेश रखा हुआ, उसको इधर भगाएगा, बी से पी की ओर। कहां से, बी से पी की ओर। क्लियर बच्चों, दिशा कहां से कहां तक हो गई, बी से पी की ओर। क्यों, क्योंकि परीक्षण के लिए एक अंक धनावेश, धनावेश को ये प्रतिकर्षित करेगा, तो दिशा कहां की ओर हो गई, इधर की ओर। तो बी से कहां की ओर, पी की ओर। क्लियर बच्चों। समीकरण नंबर 1, तथा आपके बिंदु P पर, आपके बिंदु P पर आपके माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब आप लोगों ने बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश की वजह से तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया। अब किसकी बारी है, माइनस क्यू आवेश की। तो लिखिए E2 वेक्टर लगा ही दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपका आवेश का परिमाण तो क्यू है, लेकिन अब दूरी बताइए, क्योंकि यहाँ पर दूरी लिखनी है नीचे। आपके ए माइनस क्यू से पी की दूरी, देखिए पी से ओ की दूरी आर, पी से ओ की दूरी आर, ओ से ए की दूरी ए, ओ से ए की दूरी ए। तो पी से ए की दूरी के लिए दोनों को जोड़ देंगे, ये दूरी और ये दूरी, तो ये आर प्लस ए क्या हो गई बच्चों, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, सदिश के लिए आर कैप। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, दिशा किधर होगी, देखिए अब यहां पर आप लोगों ने परीक्षण के लिए धनावेश रखा था, उस धनावेश को माइनस क्यू आवेश प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा इधर की ओर, पी से कहां की ओर, ए की ओर, पी से ए की ओर। तो दिशा हो गई इसकी पी से ए की ओर। क्लियर। तो दिशा में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, परीक्षण धनावेश रख लीजिए, ये प्लस क्यू आवेश प्रतिकर्षित करेगा तो बी से पी की ओर, आपका माइनस क्यू आवेश आकर्षित करेगा तो पी से ए की ओर। ये चीज मैंने आप लोगों को दिशा याद कराने के लिए बनाई है। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो, आपका इस प्लस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर, माइनस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं विपरीत हो गई। आपके इसकी बी से पी की ओर, इधर की ओर दिशा, यानी दो विद्युत क्षेत्र थे E1, तो देखिए E1 की दिशा तो इधर और आपके E2 की दिशा इधर। बोलो, बी से पी की ओर E1 और पी से ए की ओर E2, दोनों की दिशा विपरीत है। तो एस विद्युत क्षेत्र तो सदिश राशि है, और सदिश राशि का गुणधर्म है, दिशा बदली तो चिन्ह बदल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, आर कैप को माइनस लिख दीजिए। तो देखिए ये चिन्ह सेटल हो गया, आपका सदिश की दिशा बदलती है तो आर कैप की दिशा बदल दी, यानी चिन्ह बदल दिया। तो E2 वेक्टर बराबर, माइनस को बाहर लाइए, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, साथ में आर कैप। समीकरण नंबर 2। आप लोगों ने बिंदु P पर आपके माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आप लोग दोनों को जोड़ोगे, और बिंदु P है अक्षीय स्थिति पर, तो अतः आपके वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु
वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। आप लोगों को परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। दो विद्युत क्षेत्र है तो दोनों को आप नॉर्मली जोड़ोगे अध्यारोपण के नियम से। किसके नियम से? अध्यारोपण के नियम से। तो ई वेक्टर बराबर E1 प्लस E2। तो ई वेक्टर बराबर, चलिए E1 का मान रखिए 1/4 यहां पर रख दीजिए समीकरण 1 व 2 से। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा? ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन E1 का मान है R-A का होल स्क्वायर R कैप, और E2 का मान है माइनस में, तो ये माइनस का गुणा जब प्लस से होगा तो माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन R+A का होल स्क्वायर और साथ में R कैप। क्लियर बच्चों? जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले दीजिए। चलिए कॉमन ले देते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एक Q कॉमन आया तो यहां से क्या, अच्छा ब्रैकेट के उधर मैंने R कैप कॉमन ले दिया। कौन ले दिया? R कैप। तो एक R कैप कॉमन आ गया, Q कॉमन आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, बचा क्या 1/R-A का होल स्क्वायर माइनस 1/R+A का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? चलिए कैलकुलेट करते हैं। ई वेक्टर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q। इन दोनों का आप लोगों ने एलसीएम लिया, यहाँ पर है R कैप। आपने इन दोनों का एलसीएम लिया तो दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, तो दोनों के दोनों ही एलसीएम में आएंगे, R-A का होल स्क्वायर और R+A का होल स्क्वायर। चलिए जब आप लोग इसका डिवाइड इसमें करोगे तो बचेगा क्या, R+A का होल स्क्वायर माइनस इसका डिवाइड करोगे तो R-A का होल स्क्वायर। इसका डिवाइड किया R+A का होल स्क्वायर बचा, वो ऊपर एक से गुणा होकर यहाँ पर आ गया। R+A का होल स्क्वायर का डिवाइड किया, R-A का होल स्क्वायर बचा, उसका मल्टीप्लाई एक से होकर ऊपर आ गया। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पर क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q। आप लोगों ने लासा लिया है तो देखिए A-B और A+B का रूप है, तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक सेकेंड, हाँ देखिए आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और होल स्क्वायर लगा हुआ है दोनों पर, तो दोनों पर इसका स्क्वायर कीजिए R+A के होल स्क्वायर का, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, और इसका स्क्वायर भी करना है और माइनस का मल्टीप्लाई भी करना है। R-A का होल स्क्वायर आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR, माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर प्लस 2AR साथ में R है। देखिए R-A का होल स्क्वायर आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R स्क्वायर जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, A स्क्वायर जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, आपका 2AR जो माइनस का था वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो गया। क्लियर बच्चों? क्लियर दिख रहा है? देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया। चलिए आपका E वेक्टर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट साथ में Q। ओके, अच्छा 2AR और 2AR जुड़कर क्या हो गया 4AR, नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में R कैप। क्लियर बच्चों? 2AR और 2AR जुड़कर क्या हो गया 4AR, नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यदि R की वैल्यू बड़ी हो A से, आपको दिख भी रहा है कि R जो है वो A से बड़ा है, ठीक है। जब R A से बड़ा है तो R स्क्वायर तो बहुत बड़ा होगा A स्क्वायर से। सोचिए R बड़ा है A से, R 100 है और A 1 है, तो R स्क्वायर 100 का वर्ग 10,000 और A का स्क्वायर 1 का वर्ग 1। अब 1 तो 10,000 की तुलना में बहुत छोटा है, तो जब R बड़ा हो A से, चलिए मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो। R बड़ा है A से तो R स्क्वायर बड़ा बहुत बड़ा होगा A स्क्वायर से, तो आप A स्क्वायर को कैसा मानकर छोड़ दीजिए, नगण्य मानकर छोड़ दीजिए, यानी नेगलेक्ट कर दीजिए। आप इसको नगण्य मानकर छोड़ने पर
आपने इसको नगण्य मानकर छोड़ा तो ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्यू। अब आपने ऊपर है 4AR, आपने ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ा तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर और साथ में आर कैप। ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप क्या कीजिए, इस 4 को डिवाइड कीजिए, एक तो 2A और Q, 2 × 2 में डिवाइड हो गया, 2A को Q के साथ लिखा तो बचा क्या 2R। देख लीजिए 2 दूनी 4, A है, R है और Q है, तो मैंने क्या किया 2 × 2A लिखा, 2A को Q के साथ लिखा और 2R बचा। नीचे क्या हो गया, ये R की पावर 4 × R कैप, एक R से एक R कट गया तो E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 × 2AQ अपॉन RQ और साथ में R कैप। आपको लोग क्या करो, E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × अब बताइए, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 2AQ किसका मान है, 2AQ मान होता है P का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2P/RQ साथ में R कैप, चूंकि P बराबर बोलो क्या होता है 2AQ, P बराबर 2AQ, तो अतः है आपके वैद्युत द्विध्रुव, चलो जगह कम है इसलिए मैं बोल देता हूं, अतः वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, तो E अक्ष यानी एक्सियल पोजीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ और साथ में R कैप, या फिर इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K लिख दूं तो ये हो जाएगा 2KP/RQ और साथ में R कैप, साथ में R कैप। क्लियर। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना निकल कर आया बच्चों, 2KP/RQ या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ। सदिश रूप के लिए क्या लगा हुआ है, R कैप, लेकिन परिमाण तो 2KP/RQ ही रहेगा। क्लियर। एक बार से फिर आराम से रिपीट करते हैं और क्लियर कराते हैं इसको। एक वैद्युत द्विध्रुव है 2A लंबाई का, इसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आप बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकालिए। पहले +Q आवेश के कारण, पहले किसके कारण बच्चों, +Q आवेश के कारण KQ/R² होता है। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और इस +Q से P की दूरी यहां से यहां तक है R, यहां से यहां तक है A, तो यहां से यहां तक निकालने के लिए इस पूरे R में से किसको हटा दिया, A को, R - A का होल स्क्वायर, और सदिश रूप के लिए R कैप। दिशा कहां से कहां की ओर होगी, परीक्षण धनावेश रखने के कारण ये प्रतिकर्षित करेगा, तो E1 की दिशा होगी B से P की ओर, E1 की दिशा B से P की ओर। क्लियर। अब किसकी बारी है, -Q आवेश की, तो आपके -Q आवेश के कारण हमें -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वही फॉर्मूला KQ/R², तो K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, लेकिन -Q आवेश से इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल R + A का होल स्क्वायर, और साथ में दिशा पलटी, क्योंकि आपके इस -Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी P से A की ओर, P से A की ओर, तो आपका चिन्ह भी कैसा आ जाएगा, माइनस। परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए दोनों को जोड़ा, दोनों की वैल्यू रखी, कॉमन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और साथ में R कैप। जो बचा उसमें से लासा लिया, लासा को हम लोगों ने A - B और A + B का रूप है तो A² - B² का रूप रखा, और इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, और इसका स्क्वायर करके माइनस का और गुणा कर दिया, तो R² से R² कट गया, A² से A², तो 2AR और 2AR जोड़कर क्या हो गया, 4AR। क्लियर। 4AR हो गया। तो अगर R का मान A से बड़ा है, और R तो A से बड़ा दिख ही रहा है, R का मान A से बड़ा है तो R² तो बहुत बड़ा होगा A² से। जब R² में से A² घट रहा है, बहुत बड़े में से बहुत छोटा घट रहा है, तो एक समुद्र में से 2 लोटा पानी अगर आप निकाल लोगे तो क्या समुद्र के जल स्तर पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। वैसे ही जब R² बहुत बड़ा है, A² बहुत छोटा है,
तो आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट रहा है, बहुत बड़े में से बहुत छोटा घट रहा है, तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। समंदर हमसे क्या कहेगा, बोल तो 2 लोटा क्या 4 लोटा और ले जा, बोल मुझ पे क्या फर्क पड़ रहा। वैसे ही तो हम लोगों ने ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ दिया, तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर, 4a आर को डिवाइड किया 2 इंटू 2a में, तो 2a के साथ क्यू को लिखा, 2 को आर के, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4, एक आर से एक आर कट गया तो आर क्यू बचा, 2a क्यू को क्या लिख दिया हम लोगों ने पी। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2kp अपॉन आर क्यू, यानी 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू, और साथ में आर कैप। क्लियर। आराम से आपको 2 मिनट का समय है, आप आराम से इसको पढ़िए और एक बार को फटाफट से बोर्ड पर ही देखिए और फिर आराम से वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हो। क्लियर। देखिए बच्चों जरा, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ लिया इसको, अब आगे बढ़ते हैं। हम सोच रहे हैं कि अब देखिए, अब बारी किसकी है। आप लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हुए आप लोगों ने सबसे पहले अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाला, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाला। क्लियर। अब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, अब बारी किसकी है, निरक्ष की। तो एक तो निरक्ष का डेरिवेशन और एक वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण, उस बलागुण का डेरिवेशन। ये छोटे छोटे 2 डेरिवेशन ये आपके बचे हुए, उनको और शेष बचे न्यूमेरिकल्स को कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को बड़े आराम से खत्म कर देंगे। क्लियर बच्चों। ये चैप्टर छोटा था, हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं इसको, और कल की क्लास में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जिसकी क्लास में आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मेरा हिंदी मीडियम के बच्चों के प्रति थोड़ा ज़्यादा लगाव रहता है। ये ऐसा नहीं है कि आपके हिंदी मीडियम के बच्चों से कुछ अलग प्रकार का लगाव होना। एक्चुअली क्या है कि हमारे देश का भविष्य है ना गाँव में बसता है, और गाँव के मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से हैं। हालांकि मैं भी रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, ग्रामीण एरिया से ही हूँ, ग्रामीण एरिया में पला बढ़ा हूँ, इसलिए यहाँ के लोगों के साथ, ग्रामीण परिवेश के बच्चों के साथ मेरा विशेष लगाव है। तो मैंने सबसे पहले क्लासें इसलिए हिंदी मीडियम में शुरू की हैं। अब हम लोग इंग्लिश मीडियम की क्लासें सेकंड चैप्टर से डालने लग जाएंगे, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी हमारी क्लासें आराम से उपलब्ध हो सकेंगी। चलिए तो अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं आपके RBSE की बुक की। देखिए आप लोग अपने सामने RBSE की बुक रखें, मैं न्यूमेरिकल नंबर बता रहा हूँ, और उस न्यूमेरिकल के नंबर में मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा। मेरी आदत है कि अगर मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिया तो फिर आप मेहनत नहीं करोगे, आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग न्यूमेरिकल का मैं आप लोगों को मेथड बता रहा हूँ करना कैसे है, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ करना कैसे है। ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल मैं आज समझाऊंगा जो मैंने अब तक टॉपिक समझा दिया उनसे रिलेटेड, कुछ न्यूमेरिकल कल। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही लेते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के न्यूमेरिकल में हमारे RBSE की बुक आप लोग देख ही रहे हो। ये बुक आप लोगों को पढ़नी है, हिंदी मीडियम के बच्चों को, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी ये इंग्लिश वर्जन में आती है। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को इस बुक में से न्यूमेरिकल करना है, जो पेज नंबर 26 पर दिए हुए हैं। और पेज नंबर 26 पर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड सबसे पहले 10वां न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, और वो दे रखा है किसी निकाय में 2 आवेश दे रखे हैं, QA बराबर 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम, और दूसरा आवेश QB बराबर -2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। और इन दोनों आवेशों की जो स्थिति है 0 0 -15 सेंटीमीटर, और B बिंदु की स्थिति है 0 0 +15 सेंटीमीटर। तो इनसे बने निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है आपको। तो देखिए ये कोई निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है, X Y और Z। ये Z अक्ष और ये Y अक्ष, तो Z डैश इधर होगा, ये मूल बिंदु O। अब ये है X अक्ष का मान 0, Y अक्ष का मान 0, केवल Z की वैल्यू है, इसका मतलब ये बिंदु Z अक्ष पर स्थित है। और आपका 0 0 +15 है, तो माना 0 0 प्लस ये 15 सेंटीमीटर इधर चल के आए आपके Z अक्ष पर, तो 0 0 +15 तो B बिंदु यहाँ पर हो गया। दूसरा है 0 0 -15, तो वो Z डैश अक्ष पर होगा, ऋणात्मक Z अक्ष पर, तो माना वो यहाँ पर है 0 0 -15 ये बिंदु A। ठीक है। तो अब आपका QA आवेश A पर और QB आवेश B पर ऐसे स्थित है।
तो वैद्युत द्विध्रुव यहाँ से लेकर यहाँ तक का बना, तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई यानी 2a, भाषा नहीं लिख रहा हूँ, भाषा की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को न्यूमेरिकल अच्छा करना है, वो सारी चीजें आप लोग भाषा वगैरह बनाना क्लास में सीख लेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो 2a द्विध्रुव की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी दूरी 15 सेंटीमीटर, तो बोलिए 15 प्लस 15 बराबर कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो 2a बराबर 30 गुणा, हम लोग न्यूमेरिकल हमेशा एमकेएस मात्रक पद्धति में, एमकेएस यूनिट सिस्टम में करते हैं, तो मीटर में चेंज कीजिए, 30 गुणा 10 की पावर -2 मीटर यानी 3 गुणा 10 की पावर -1 मीटर, क्योंकि देख लीजिए ये कूलम में है। अच्छा, अब आप लोगों को क्या करना है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2aq। इस न्यूमेरिकल को 95% बच्चे गलत करते हैं। इतने सरल न्यूमेरिकल होने के बावजूद बच्चे गलत क्यों करते हैं, उसका कारण यह है कि बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूला है P बराबर 2aq, वो क्या करेंगे, P बराबर 2 की जगह पर 2, a की जगह पे इस दूरी का मान 3 गुणा 10 की पावर -1 और q की जगह पे आवेश का मान 2.5 गुणा 10 की पावर -7 रख देते हैं, जबकि ये गलत है। आप लोग जानते हो ये पूरी की पूरी 2a ही वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है, 2a ही वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है, यानी ये जो दूरी दी हुई होती है न्यूमेरिकल में वो a की नहीं 2a की वैल्यू है, तो इसमें 2 नहीं आएगा। अब तो क्या करना है, 2aq में 2a का मान रख दिया, q का मान रख दिया, 3 का गुणा 2.5 से तो 7.5 गुणा 10 की पावर -1 10 की पावर -7 तो 10 की पावर -8 और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, कूलम्ब इनटू मीटर। क्या होगा बच्चों, कूलम्ब इनटू मीटर। क्लियर। तो अब इस न्यूमेरिकल के बाद में आप लोग आगे आ जाइए। देखिए अब वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित है आपका 13वां न्यूमेरिकल, आपके प्लस का 10 माइक्रोकूलम और माइनस का 10 माइक्रोकूलम। एक आवेश है प्लस का 10 माइक्रोकूलम, दूसरा आवेश माइनस का 10 माइक्रोकूलम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच की दूरी 2a दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो इनके केंद्र से अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अब देखिए निरक्षीय का डेरिवेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो केवल अक्ष पर ज्ञात करेंगे और उस बिंदु की दूरी है 60 सेंटीमीटर। तो देखिए आपके Q1 का मान 10 माइक्रोकूलम है, आपको पता है हर न्यूमेरिकल एमकेएस में करना है, तो 10 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कीजिए, 10 गुणा 10 की पावर -6 कूलम और इसकी वैल्यू -10 गुणा 10 की पावर -6। दोनों का परिमाण समान है तो वो 10 की पावर -5 कूलम ही आएगा। ये दूरी 2 सेंटीमीटर है तो 2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ये 60 सेंटीमीटर है तो 60 गुणा 10 की पावर -2 मीटर यानी 6 गुणा 10 की पावर -1 मीटर। क्लियर। आप लोगों को क्या करना है, इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ई अक्ष पर बोलिए क्या फॉर्मूला होता है, 2kp/r3। अभी पढ़ाया वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला 2kp/r3। तो रखिए वैल्यू 2, k की वैल्यू 9 × 10⁹ आवेश नियतांक के शुरुआत में कूलम के नियम में पढ़ा है, और p देखिए 2k, p की वैल्यू होती है 2aq, नीचे r3। p की वैल्यू क्या होती है 2aq वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 गुणा 10 की पावर -2 और q की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -5, नीचे है r3। r की वैल्यू है 6 गुणा 10 की पावर -1 की पावर 3, तो 2 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -2 -5 -7 और 10 की पावर प्लस का 9, तो 10 की पावर प्लस का 9 और -7 बटे 6 का घन 2 से 16 और ये 10 की पावर -3। क्लियर। अच्छा तो 2 दूनी 4 गुणा 9 बटे 2 से 16 गुणा 10 की पावर ऊपर बच गए 2, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 3। अब आगे को गुणा भाग आप आराम से कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। तो वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित जो न्यूमेरिकल है वो ऐसे आ सकते हैं, ये आपकी बुक में दिए हुए जो आप लोगों को करने हैं। क्लियर। पहले में आप लोगों को इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक 15,
यहाँ से यहाँ तक 15 30 सेंटीमीटर, और फॉर्मूला लगा देना P बराबर 2AQ। जो दूरी दी हुई होती है वो 2A का मान होती है, ना कि A का। क्लियर। इसमें क्या करना है, आपके लिए आवेश दे रखे, उनका परिमाण देख लिया, ये है। वैद्युत ध्रुव की लंबाई 2A दे रखी है, बीच की दूरी R दे रखी है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है 2kp अपॉन RQ। तो 2kp अपॉन RQ में P का मान 2AQ रखा, सबकी वैल्यू रखी और कैलकुलेट कर लिया। क्लियर बच्चों। देखिए जरा इनको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसमें एक कंपटीशन वाला न्यूमेरिकल और है, उसको हम आपको कराना चाहेंगे अभी। एक न्यूमेरिकल अच्छा है, कंपटीशन के टाइप का है, एयरफोर्स नेवी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, वो मैं आप लोगों को अभी करवाई देता हूँ। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग कल इस अपनी अगली क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। देखिए इसका न्यूमेरिकल है 15वां, क्वेश्चन नंबर 15 है, और कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक तो प्रोटॉन, एक है ड्यूटेरॉन, और अगला है अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात। जब कोई आवेश गति करता है तो उस पर बल लगता है F बराबर ma, और एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल लगता है F बराबर QE। त्वरण निकालना है तो A बराबर QE अपॉन m। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, इनके त्वरणों का अनुपात, त्वरण प्रोटॉन का, त्वरण ड्यूटेरॉन का, त्वरण अल्फा कण का। आपके देखिए जब भी कोई कण गति करता है तो उस पर बल ma लगता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में ये गति कर रहे हैं तीनों कण, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और अल्फा कण, तो इस पर विद्युत बल लगेगा F बराबर QE। किस फॉर्मूले से, E बराबर F अपॉन Q से। तो F बराबर QE तो A बराबर QE अपॉन N। तो त्वरणों का अनुपात प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और अल्फा कण के लिए, तो Q प्रोटॉन E अपॉन M प्रोटॉन, आवेश प्रोटॉन का और द्रव्यमान। आपका Q ड्यूटेरॉन, विद्युत क्षेत्र E और M ड्यूटेरॉन। आपका Q अल्फा कण, विद्युत क्षेत्र E और साथ में M अल्फा कण, सबकी वैल्यू लिखिए। प्रोटॉन का आवेश E, और प्रोटॉन का आवेश E, विद्युत क्षेत्र कैपिटल E और माना द्रव्यमान M। आप लोग अच्छी तरह जानते हो ड्यूटेरॉन का आवेश प्रोटॉन के बराबर, ड्यूटेरॉन का आवेश प्रोटॉन के बराबर, ड्यूटेरॉन का आवेश प्रोटॉन के बराबर होता है। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र E है, और आपके ड्यूटेरॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ ड्यूटेरॉन 2 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। इसमें जो यूज हो रही है चीजें साइड में लिख रहा हूं, तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा कण का आवेश होता है 2 गुना प्रोटॉन के आवेश का, तो 2E इंटू E, और अल्फा कण का द्रव्यमान 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का। क्लियर। ड्यूटेरॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना, ड्यूटेरॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना, अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। तो देखिए ये 4 मास ऑफ प्रोटॉन, जब अनुपात है तो समान राशियां कट जाएंगी, ये कट गए, m प्रोटॉन कट गया, 1:1/2 अनुपात 2/4, 2 से काट दिया, 1:1/2 अनुपात 1/2, सारे अनुपातों में 2 का गुणा कर दीजिए तो क्या आ गया 2:1:1। तो आपके प्रोटॉन के द्रव्यमान, प्रोटॉन के त्वरण और ड्यूटेरॉन के त्वरण और अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात क्या निकल कर आया बच्चों, 2:1:1, 2:1:1। क्लियर। तो यहाँ तक पढ़ लेने के बाद में अब हम लोग अपनी इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और अब हमारी अगली क्लास का आप लोग इंतजार कीजिए। जस्ट अगले दिन यानी कल हम लोग आपके सामने अगली क्लास लेकर आएंगे, और अब हमारी अगली क्लास में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। आप लोग पूरे चैप्टर को पढ़िए, रिवाइज कीजिए ढंग से, कहीं पर कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है, कोई भी लैंग्वेज शॉर्ट नहीं की गई है। आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को पेश किया है मैंने। अब आराम से इस चैप्टर को पढ़कर, आज की क्लास को आराम से देखकर, कोई अगर समस्या आपके सामने आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं अगली क्लास में आपके सामने उस समस्या का समाधान कर दूंगा।
तब तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, घर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।